1857 इतिहास का वो साल जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद हिला दी थी। बिल्कुल, एक ऐसा साल जिसे भूलना मुश्किल है। क्या ये महज चंद सिपाहियों का गुस्सा था या फिर एक पूरे राष्ट्र के अंदर सुलग रही आजादी की चाहत का पहला बड़ा धमाका? यही सवाल है और इसी की तह तक हम आज जाएंगे। आज हम 1857 के उस महासंग्राम की गहराइयों में उतर रहे हैं, जहां हिम्मत, कुर्बानी और बगावत ने मिलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली इबारत लिखी। हाँ, कोशिश करेंगे कि इसके हर पहलू को समझें। हमारे पास 1857 के विद्रोह पर एक विस्तृत विश्लेषण है जो इसके कारणों, मुख्य घटनाओं और नतीजों पर रोशनी डालता है। जी, तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि वो कौन सी वजह थीं जिन्होंने इस बड़े पैमाने के असंतोष को हवा दी। बिल्कुल। ये विद्रोह कैसे फैला और इसने भारतीय इतिहास का रुख कैसे मोड़ा। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। अक्सर लगता है कि 1857 की क्रांति अचानक भड़क उठी, लेकिन सच तो ये है कि इसकी जमीन सालों से तैयार हो रही थी। सही कहा, ये एकदम से नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में गुस्सा धीरे धीरे सुलग रहा था, है ना? बिल्कुल, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। इसके पीछे कई परतें थीं। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियां, उनका शासन करने का तरीका और आर्थिक लूट, समाज और धर्म में दखलंदाजी और सेना के अंदर पनपता गुस्सा, अच्छा। इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक माहौल बना दिया था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। तो एक एक करके समझते हैं। ये विस्तारवादी नीतियां, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, सुनने में तो सहायक लगता है। हाँ, नाम तो बड़ा अच्छा है, सब्सिडरी अलायंस, पर असल में ये राज्यों की आजादी छीनने का एक तरीका था। कैसे, क्या होता था इसमें? मतलब इस संधि के तहत भारतीय राजाओं को अपनी सेना भंग करके अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। अपनी सेना हटाकर अंग्रेजी सेना? हाँ, और जिसका सारा खर्चा भी उन्हीं राजाओं को उठाना पड़ता था। अरे, और इतना ही नहीं, वो अंग्रेजों की मर्जी के बिना किसी दूसरे राज्य से कोई समझौता, कोई संधि नहीं कर सकते थे। मतलब पूरी तरह निर्भर हो गए। बिल्कुल। और अगर खर्च देने में चूके तो राज्य का हिस्सा कंपनी हड़प लेती थी। ऊपर से एक ब्रिटिश रेजिडेंट राजा के दरबार में बैठ जाता था। अच्छा, निगरानी रखने के लिए। निगरानी और दखलंदाजी दोनों के लिए। मतलब ये सुरक्षा के नाम पर राज्यों को धीरे धीरे निगल जाने वाली एक व्यवस्था थी। ये तो वाकई बड़ी चालाकी से झगड़ा और किया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हाँ, वो तो और भी सीधी चोट थी। उसमें क्या था? उसमें ये था कि अगर किसी राजा की अपनी संतान नहीं है, मतलब उसका अपना खून का वारिस नहीं है, तो वो गोद लिए हुए बेटे को अपना वारिस नहीं बना सकता। क्या गोद लेने की तो परंपरा थी यहाँ? थी, बिल्कुल थी, लेकिन इस नीति ने उसे नकार दिया और राजा की मौत के बाद उसका राज्य सीधे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। बाप रे, कौन कौन से राज्य इसके शिकार हुए? कई बड़े राज्य, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब इसी नीति की भेड़ चढ़ गए। झांसी रानी लक्ष्मीबाई वाला? हाँ, वही झांसी। शासकों को लगा कि उनका भविष्य, उनका वंश सब अंग्रेजों के रहमो करम पर है, गुस्सा तो बढ़ेगा ही ना। बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा, और अवध का मामला क्या था? वहां तो शासक थे नवाब वाजिद अली शाह। हाँ, अवध का मामला थोड़ा अलग था। वहां हड़प नीति नहीं लगी। तो फिर अवध को 1856 में कुशासन यानी मिस गवर्नेंस का इल्जाम लगाकर हड़प लिया गया। कहा गया कि नवाब ठीक से राज नहीं चला रहे हैं। मतलब बहाना बनाकर कब्जा कर लिया। बिल्कुल। और नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारकर कलकत्ता भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया। ओहो। इसके अलावा और भी देखिए, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। हाँ, कानपुर वाले। जी, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। कर्नाटक, सूरत, तंजौर के राजाओं की उपाधियां छीन ली गईं। उपाधियां भी? हाँ, और हद तो तब हो गई जब यह ऐलान हुआ कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद उनके वारिस न तो बादशाह कहलाएंगे, न ही लाल किले में रहेंगे। ये तो सीधे सीधे मुगल वंश को खत्म करने जैसा था। बिल्कुल। तो आप देखिए शासक वर्ग में कितना ज्यादा असंतोष और अपमान का भाव भर गया होगा इन नीतियों से। हाँ, साफ दिख रहा है। ये तो हुई राजनीतिक वजह। अब प्रशासन और अर्थव्यवस्था की बात करें, वहाँ क्या चल रहा था? देखिए, राजनीतिक कब्जे के साथ साथ आर्थिक शोषण भी जबरदस्त था। अंग्रेजों ने राज्यों के अंदरूनी और बाहरी दोनों मामलों पर कंट्रोल कर लिया था। राजा बस नाम के रह गए थे, कठपुतली जैसे। और आम आदमी के लिए न्याय वगैरह? न्याय व्यवस्था बहुत महंगी थी, उलझी हुई थी और साफ तौर पर अंग्रेजों का पक्ष लेती थी। भारतीयों के लिए इंसाफ पाना बहुत मुश्किल था। और किसान, सुना है उन पर टैक्स बहुत ज्यादा था। किसानों का हाल तो सबसे बुरा था। जमीन पर टैक्स मतलब लगान
का बोझ इतना ज्यादा था कि उनकी कमर ही टूट गई थी। ये अलग अलग टैक्स सिस्टम थे शायद, परमानेंट सेटलमेंट, रयतवारी। हाँ हाँ बिल्कुल। बंगाल और आसपास कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी और उत्तर पश्चिम में महालवाड़ी। नाम भले ही अलग हो। हाँ, नाम अलग थे पर नतीजा लगभग एक ही था। जमींदार और साहूकार तो मजबूत हुए क्योंकि वो सरकार और किसान के बीच में आ गए थे, पर किसान बेचारा कर्ज में डूबता गया। और कर्ज न चुका पाने पे जमीन से बेदखली, अपनी ही जमीन से हाथ धोना पड़ता था। बहुत ही दुखद। अच्छा, और भारत के जो अपने उद्योग थे, जैसे कपड़ा उद्योग जो बहुत मशहूर था, वो तो समझिए तबाही हो गया। कैसे? दो बड़ी वजहें थीं। एक तो कंपनी के अफसर खुद भ्रष्टाचार में डूबे थे, वो अपना माल बेचते थे, अपनी जेबें भरते थे। दूसरे, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। वहां की मिलों में मशीनों से सस्ता कपड़ा बनता था, वो सस्ता कपड़ा लाकर भारत के बाजारों में भर दिया गया। फ्री ट्रेड पॉलिसी के तहत। हाँ, मुक्त व्यापार नीति। अब भारत का जो हाथ से बना कपड़ा था वो उसके सामने महंगा पड़ता था, टिक नहीं पाया, तो लाखों बुनकर, कारीगर बेरोजगार हो गए। और जब काम नहीं रहा तो कहाँ जाए? मजबूरी में खेती की तरफ भागे, जिससे जमीन पर बोझ और बढ़ गया। कुटीर उद्योग लगभग खत्म हो गए। ये तो बहुत बड़ा आर्थिक झटका था। और सुनिए, एक इनाम कमीशन बनाया गया। उसका काम था पुरानी जागीरों की जांच करना। जागीरें? मतलब जो जमीनें इनाम में मिली थी? हाँ, इस कमीशन ने यह कहकर हजारों जागीरें छीन ली कि वो गैर कानूनी तरीके से या बिना सही कागजात के दी गई थी। हजारों? अकेले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में करीब 20,000 जागीरें जब्त की गईं। 20,000? हाँ, तो चाहे अवध के बड़े जमींदार हों जिन्हें तालुकदार कहते थे, या झांसी की रानी हो, या आम किसानिया कारीगर, सब इस आर्थिक लूट और प्रशासनिक मनमानी से बुरी तरह परेशान थे। यानी राजनीतिक आजादी गई, आर्थिक कमर टूटी। अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक मामलों पर। वहां भी दखल अंदाजी हो रही थी। बिल्कुल, अंग्रेजों का रवैया ही बड़ा नस्लभेदी था। वो खुद को भारतीयों से बहुत ऊंचा समझते थे और बहुत बुरा बर्ताव करते थे। नेटिव्स कहकर बुलाते थे शायद। हाँ, और अदालतों में भी भारतीयों के खिलाफ पक्षपात होता था। अंग्रेज अगर कोई जुर्म करे तो उसे सजा कम मिलती थी या मिलती ही नहीं थी। अच्छा। और समाज सुधार के नाम पर जो कानून लाए गए, सती प्रथा वगैरह। देखिए, इरादा शायद नेक रहा हो, जैसे सती प्रथा या बाल विवाह रोकना, ये बुरी प्रथाएं थीं। लेकिन जिस तरह से ये कानून लागू किए गए, बिना भारतीय समाज के नेताओं से सलाह मशवरा किए, उससे बहुत लोगों को ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि ये उनकी परंपराओं पर हमला है। हाँ, उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके रीति रिवाजों और धर्म को खत्म करना चाहते हैं। विश्वास टूटा। और धर्म के मामले में सीधा दखल क्या था? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट दे दी गई थी। उनके स्कूलों में ईसाई धर्म की पढ़ाई जरूरी कर दी गई थी कई जगह। अच्छा। और इतना ही नहीं, अक्सर हिंदू और मुस्लिम धर्मों की खुलेआम आलोचना भी की जाती थी। ये तो बहुत भड़काने वाली बात हो गई। बिल्कुल। फिर जब रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई चीजें आई तो लोगों में यह अफवाह फैल गई कि ये सब अंग्रेजों की चाल है उनका धर्म भ्रष्ट करने की। ट्रेन और तार से धर्म कैसे भ्रष्ट होगा? अब देखिए, ट्रेन में सब जातियों के लोग एक साथ बैठते थे। उस समय छुआछूत बहुत थी, तो ऊंची जाति वालों को लगा कि उनका धर्म खतरे में है। पानी पिलाने की व्यवस्था या तार के खंभे, हर चीज में लोगों को साजिश नजर आने लगी। माहौल ही ऐसा बन गया था शक और डर का। समझ आता है। तो गुस्सा हर तरफ बढ़ रहा था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। अब बात करते हैं सेना की। सेना तो अंग्रेजी राज का सबसे बड़ा खंभा थी। बिल्कुल, और उस सेना की रीढ़ थे भारतीय सिपाही। हाँ, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा थी अंग्रेजों के मुकाबले। सही कहा, लेकिन उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों के बराबर न तो इज्जत मिलती थी, अच्छा। न तनख्वाह, न ही तरक्की के मौके। सूबेदार से ऊंचा पद भारतीयों को मिलता ही नहीं था, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो। सारे बड़े अफसर गोरे ही होते थे। ये तो नाइंसाफी है। बिल्कुल, और उनकी धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल नहीं रखा जाता था। जैसे दाढ़ी रखने पर या तिलक लगाने पर रोक टोक थी। पगड़ी पहनने के तरीके बदले गए। ये सब छोटी बातें लगती हैं पर रोजमर्रा में चुभती होंगी। बहुत ज्यादा। और फिर लॉर्ड कैनिंग एक नया कानून लाए, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में। हाँ, आपने जिक्र किया था। इसमें क्या खास बात थी? इस कानून ने यह जरूरी कर दिया कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सिपाहियों को कहीं भी भेजा जा सकता है, यहाँ तक कि समुद्र पार भी। समुद्र पार? लेकिन उस जमाने में तो समुद्री यात्रा को। हाँ, ज्यादातर भारतीय, खासकर ऊंची जाति के हिंदू, समुद्र यात्रा को धर्म भ्रष्ट करने वाला मानते थे।
काला पानी जाना मतलब धर्म से बाहर हो जाना। तो ये कानून तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल, इसे सिपाहियों ने अपनी आस्था पर सीधा हमला समझा। उन्हें लगा कि अब अंग्रेज उन्हें जानबूझकर धर्म से बाहर करना चाहते हैं। उनका सब्र का बांध अब समझिए टूटने ही वाला था। तो ये सारे कारण, राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही, सामाजिक अपमान, धार्मिक ठेस और सेना के अंदर का भेदभाव, ये सब मिलकर एक तरह से बारूद का ढेर तैयार कर चुके थे। एकदम सही, माहौल पूरी तरह तैयार था। और फिर आई वो चिंगारी जिसने इस ढेर में आग लगा दी। बिल्कुल, वो चिंगारी थी नई एनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल। हाँ, 1857 की शुरुआत में सेना को ये नई बेहतर राइफलें दी गईं। तो इसमें क्या दिक्कत थी? दिक्कत राइफल में नहीं, उसके कारतूस में थी। इन नए कारतूसों को राइफल में डालने से पहले उनके ऊपर लगी एक चिकनी परत को दांत से काटना पड़ता था। दांत से? हाँ, और सिपाहियों के बीच ये खबर जंगल की आग की तरह फैली कि इस चिकनी परत में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई है। क्या? गाय और सूअर की चर्बी? जी हाँ। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये तो दोनों ही धर्मों के सिपाहियों की आस्था पर सीधा हमला था। जाहिर है, उन्हें पक्का यकीन हो गया कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये वो आखिरी चोट थी जिसने सालों से दबे गुस्से को एकदम से भड़का दिया। यही विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। इसकी पहली प्रतिक्रिया कहाँ हुई? मंगल पांडे का नाम आता है इसमें। हाँ, सबसे पहले बंगाल की बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही थे मंगल पांडे। उन्होंने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और गुस्से में आकर अपने अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बॉग पर हमला कर दिया। अच्छा। उन्होंने बाकी सिपाहियों को भी बगावत के लिए उकसाया, नारा दिया, मारो फिरंगी को। और फिर? उन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन मंगल पांडे की शहादत बेकार नहीं गई। वो विद्रोह की पहली चिंगारी बन गई। और फिर मेरठ में वहां क्या हुआ? मंगल पांडे की फांसी के करीब 1 महीने बाद 9 मई 1857 को मेरठ छावनी में 85 सिपाहियों ने परेड के दौरान उन नए चर्बी वाले कारतूसों को छूने से भी इंकार कर दिया। 85 सिपाहियों ने एक साथ? हाँ, उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट मार्शल हुआ और 10-10 साल की कड़ी सजा सुना दी गई। सबके सामने उनकी वर्दियां फाड़ी गईं, बेइज्जत किया गया। ये तो बाकी सिपाहियों को बहुत बुरा लगा होगा। बहुत ज्यादा। अगले ही दिन 10 मई 1857 की शाम को मेरठ छावनी के बाकी सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। 10 मई, ये तारीख तो बहुत अहम है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी रेजिमेंट के अफसरों पर गोलियां चलाईं, शस्त्रागार पर कब्जा किया, जेल तोड़ के अपने उन 85 साथियों को छुड़ा लिया और अंग्रेजों पर हमला कर दिया। हाँ, छावनी और शहर में जो भी अंग्रेज अफसर या आम नागरिक मिले उन्हें मार डाला, उनके बंगले जला दिए और फिर वो दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए रात में ही दिल्ली की तरफ कूच कर गए। दिल्ली? मुगल बादशाह के पास? हाँ, अगली सुबह 11 मई को ये विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे, यमुना पार करके शहर में दाखिल हुए। दिल्ली में तैनात भारतीय सिपाहियों ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हाँ, कुछ शुरुआती विरोध के बाद उन्होंने दिल्ली शहर पर कब्जा कर लिया और सीधे लाल किले पहुंचे। बहादुर शाह जफर के पास? जी, उन्होंने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। क्या बादशाह तैयार हो गए? वो तो काफी बूढ़े थे। शुरू में वो हिचकिचाए, उन्हें अंदाजा था कि अंग्रेजों से टक्कर लेना आसान नहीं है, लेकिन सिपाहियों का दबाव था और शायद उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पुरानी शान वापस पाने की इच्छा थी। आखिरकार उन्होंने नेतृत्व संभाल लिया और उनके नाम से फरमान जारी हुए। हाँ, उनके नाम से फरमान जारी किए गए जिसमें सभी भारतीयों, राजाओं, नवाबों से अपील की गई कि वो एकजुट होकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालें। इस घोषणा ने विद्रोह को एक तरह की वैधता दे दी। तो दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। इसके बाद क्या हुआ? दिल्ली पर कब्जे की खबर जैसे ही फैली, ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में तेजी से फैल गई। कहां-कहां? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बनारस, इलाहाबाद, झांसी, ग्वालियर, बिहार में आरा, एक के बाद एक छावनियों में सिपाही बगावत करने लगे। और ये सिर्फ सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा। नहीं, यही खास बात थी। ये सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं रहा। जहां जहां विद्रोह फैला, वहां आम लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हो गए। किसान, कारीगर, छोटे जमींदार, शहर के लोग, यहां तक कि कुछ रजवाड़े भी, सबका अपना अपना गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ जो अब बाहर आ रहा था। तो ये एक जन आंदोलन बन गया था। बिल्कुल,
इसे जन आंदोलन या लोकप्रिय विद्रोह कहना ज्यादा सही होगा। और इस लड़ाई में कई बड़े नेता भी उभरे। हाँ, कई बहादुर नेताओं ने कमान संभाली। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कदर को नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेगम हजरत महल, बड़ा नाम है। बिल्कुल। कानपुर में नाना साहब, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिन्हें अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया था, ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। और उनके साथ तात्या टोपे भी थे। हाँ, नाना साहब के बहुत ही काबिल और वफादार सेनापति तात्या टोपे, उन्होंने अपनी छापामार युद्ध नीति मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई, उनका तो नाम ही वीरता का पर्याय है। सिर्फ 22-23 साल की उम्र में जब अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को वारिस मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्या बात है। वो मर्दों के भेष में घोड़े पर सवार होकर तलवार लेकर मैदान में उतरी और अंग्रेजों से डट कर लड़ी। उनकी वीरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। वो लड़ते लड़ते ग्वालियर के पास शहीद हुई जून 1858 में। अद्भुत। और बिहार में भी किसी का नाम आता है? हाँ, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह। 80 साल के थे वो उस समय। 80 साल? हाँ, इस उम्र में भी उन्होंने तलवार उठा ली और अंग्रेजों को कई लड़ाइयों में हराया। वो भी बड़े वीर योद्धा थे। तो मतलब हर इलाके में स्थानीय नेता थे जो लड़ रहे थे। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ बड़े नाम नहीं थे, हजारों गुमनाम नायक भी थे जिन्होंने अपनी जान दी। ये वाकई में एक व्यापक संघर्ष था। लेकिन इतना फैलने और इतने बहादुर नेताओं के होने के बावजूद अंग्रेज इसे दबाने में कामयाब कैसे हो गए? ये विद्रोह आखिर क्यों सफल नहीं हो पाया पूरी तरह? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, विद्रोह 1 साल से ज्यादा चला, लेकिन आखिर में अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। इसके पीछे कई कारण थे। जैसे? सबसे पहली बात तो ये कि अंग्रेजों के पास संगठन बेहतर था, संसाधन ज्यादा थे और लेटेस्ट हथियार थे। उनके पास अनुभवी और काबिल सेनापति थे, जैसे जॉन निकलसन, हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैम्पबेल, ह्यू रोज, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर विद्रोह दबाया। हाँ, निकोलसन ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई, हालांकि वो खुद वहीं मारा गया। लॉरेंस लखनऊ में मारे गए। कैम्पबेल ने कानपुर और लखनऊ में जीत हासिल की। ह्यू रोज ने झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का सामना किया। इन लोगों ने बहुत सख्ती और क्रूरता से विद्रोह को दबाया। क्रूरता से? मतलब आम लोगों पर भी बहुत अत्याचार किए गए। गांव के गांव जला दिए गए। हजारों लोगों को बिना मुकदमा चलाए फांसी दे दी गई या तोप से उड़ा दिया गया। बदला लेने की भावना बहुत प्रबल थी अंग्रेजों में। ये तो भयानक था। बिल्कुल। दूसरी तरफ विद्रोहियों में एकता और तालमेल की कमी थी। मतलब? अलग अलग नेता अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे, लेकिन उनके बीच कोई केंद्रीय कमान या साझी रणनीति नहीं थी। बहादुर शाह जफर को नेता तो माना गया, पर वो असल में नेतृत्व नहीं दे पाए। और सबके उद्देश्य भी शायद अलग अलग थे। हाँ, कुछ हद तक कोई अपनी रियासत बचाना चाहता था, कोई अपनी पेंशन, कोई जमींदारी। एक साझा लक्ष्य अंग्रेजों को भगाना तो था, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसका कोई साफ नक्शा नहीं था। संसाधनों की भी कमी रही होगी। बिल्कुल। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे हथियार, गोला बारूद, पैसा, ये सब कहाँ था? वो ज्यादातर पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे। और क्या पूरा भारत इस विद्रोह में शामिल था? नहीं, ये भी एक बड़ा कारण था। विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत काफी हद तक शांत रहा। पंजाब और बंगाल का भी बड़ा हिस्सा अलग रहा, बल्कि पंजाब के सिख शासकों और गोरखा सैनिकों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया विद्रोह दबाने में। अच्छा, और भारत के अंदर भी सब लोग साथ नहीं थे? नहीं, भारत का जो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग था वो ज्यादातर इससे अलग रहा। उन्हें लगता था कि अंग्रेजी राज भारत को आधुनिक बना रहा है। कई बड़े रजवाड़े और जमींदार भी या तो अंग्रेजों के वफादार बने रहे या तटस्थ रहे। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, इन सब ने अंग्रेजों की मदद की। तो मतलब विद्रोहियों को अपने ही लोगों से पूरा समर्थन नहीं मिला। सही। इन सब कारणों की वजह से इतनी वीरता और कुर्बानियों के बावजूद ये विद्रोह अपने तात्कालिक लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया। 1858 के अंत तक अंग्रेजों ने लगभग सभी जगहों पर शांति स्थापित कर ली थी। बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून, बर्मा भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी गुमनामी में मौत हो गई। नाना साहब नेपाल भाग गए। तात्या टोपे को पकड़कर 1859 में फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो ही चुकी थी। तो क्या इसे एक असफल क्रांति माना जाए? सब कुछ व्यर्थ गया? नहीं, असफल कहना शायद ठीक नहीं होगा। व्यर्थ तो बिल्कुल नहीं गया।
क्यों? इसके नतीजे क्या निकले? इसके बहुत बड़े और दूरगामी परिणाम हुए। शायद सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। कंपनी का राज खत्म, ये कैसे हुआ? विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। उन्हें समझ आ गया कि कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश पर शासन नहीं किया जा सकता। तो 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या था? इस कानून के जरिए भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई। तो भारत सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन हो गया। हाँ, और महारानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे क्वींस प्रोक्लेमेशन कहते हैं। इसमें कई वादे किए गए। क्या वादे? कहा गया कि अंग्रेज सरकार अब भारतीय राजाओं के अधिकार, सम्मान और उनकी रियासतों का ख्याल रखेगी। जो हड़प नीति थी उसे खत्म कर दिया गया। ये भी कहा गया कि भारतीयों के धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा, उनमें दखल नहीं दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर भर्ती का वादा भी किया गया। हालांकि ये वादा पूरी तरह निभाया नहीं गया। तो अंग्रेजों ने अपनी नीतियां बदली? हाँ, उन्हें बदलना पड़ा। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वॉइस रॉय कर दिया गया, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइस रॉय बने। लंदन में भारत के मामलों को देखने के लिए एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसकी मदद के लिए एक इंडिया काउंसिल बनी। और सेना में भी बदलाव हुए होंगे? ओ हाँ, सेना में तो बहुत बड़े बदलाव किए गए। सबसे पहले तो सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया और यूरोपीय सैनिकों का बढ़ाया गया। खासकर बंगाल आर्मी, जिसने विद्रोह शुरू किया था, उसमें ये बदलाव सबसे ज्यादा था, ताकि दोबारा बगावत ना हो सके। बिल्कुल। तोपखाने जैसे महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में रखे गए और सेना में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। वो कैसे? अलग अलग जातियों और धर्मों के आधार पर रेजिमेंट बनाई गई। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट वगैरह। सोचा ये गया कि अगर इन्हें अलग अलग रखा जाएगा तो इनमें एकता नहीं पनपेगी और ये मिलकर बगावत नहीं करेंगे। ये भी एक चाल थी। तो देखिए, भले ही विद्रोह अंग्रेजी राज को तुरंत खत्म नहीं कर पाया, लेकिन इसने अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर किया। शासन का तरीका बदला, सेना का ढांचा बदला। और भारतीयों पर इसका क्या असर हुआ? शायद सबसे महत्वपूर्ण असर ये हुआ कि इसने भारतीय लोगों के अंदर एक नई राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई। वो कैसे? ये पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों के, अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग, हिंदू और मुसलमान, किसान और जमींदार, सिपाही और रजवाड़े, सब मिलकर एक विदेशी ताकत के खिलाफ लड़े थे। दुश्मन एक था, अंग्रेज। इस साझे संघर्ष ने उनमें एक भारतीय होने की भावना को मजबूत किया। तो इसने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। बिल्कुल। ये भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा बन गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये सब राष्ट्रीय नायक बन गए। लोगों को समझ आया कि एकजुट होकर लड़ा जाए तो अंग्रेजों को चुनौती दी जा सकती है। इसने आजादी की लड़ाई का अगला अध्याय लिखने की जमीन तैयार की। अच्छा, एक बात और, इस विद्रोह के स्वरूप को लेकर भी तो इतिहासकारों में अलग अलग राय हैं। कोई इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहता है, कोई पहला स्वतंत्रता संग्राम। हाँ, ये बहस काफी पुरानी है और दिलचस्प भी कि इसे क्या कहा जाए। अंग्रेज इसे क्या मानते थे? ज्यादातर अंग्रेज इतिहासकार और उस समय के अधिकारी इसे सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटनी ही कहते थे। उनका मानना था कि ये बस कुछ भड़के हुए सिपाहियों की बगावत थी जो चर्बी वाले कारतूसों जैसे धार्मिक मुद्दे पर हुई थी, और इसमें आम जनता की ज्यादा भूमिका नहीं थी। कुछ समकालीन भारतीय जैसे सर सैयद अहमद खान भी इसे मुख्य रूप से सैनिक विद्रोह ही मानते थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार इसे अलग नजर से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। वी.डी. सावरकर ने 1909 में एक किताब लिखी जिसका नाम ही था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। उन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और तर्क दिया कि ये एक सुनियोजित राष्ट्रीय प्रयास था अंग्रेजों को भगाने का। और कांग्रेस के इतिहासकार? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने भी इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। अशोक मेहता ने अपनी किताब द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह का चरित्र दिया। यहां तक कि ब्रिटेन की संसद में विपक्षी नेता बेंजामिन डिज़राइली ने भी इसे सिर्फ सैनिक बगावत न मानकर एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो मतलब काफी अलग अलग विचार हैं। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि ये शुरू भले ही सैनिक विद्रोह के तौर पर हुआ हो, लेकिन इसने जल्द ही जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ और विदेशी सत्ता के खिलाफ एक जन विद्रोह का रूप ले लिया। आज के ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना इसकी व्यापकता को कम करके आंकना है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा था, जिसमें समाज के कई वर्गों की भागीदारी थी, भले ही वो पूरे देश में एक समान न रही हो। ये समझना जरूरी है। हाँ, इसका स्वरूप जटिल था।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो 1857 का विद्रोह कई सालों से जमा हो रहे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक असंतोष का एक भयानक विस्फोट था। बिल्कुल, हर तरह का गुस्सा इसमें शामिल था। मंगल पांडे की शहादत एक चिंगारी बनी और मेरठ से शुरू होकर ये आग तेजी से उत्तर और मध्य भारत में फैली। हाँ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अवध, बिहार ये मुख्य केंद्र बने, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह जैसे अनगिनत नायकों ने असाधारण वीरता और बलिदान का परिचय दिया। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। और हालांकि बेहतर सैन्य ताकत और संगठन के बल पर अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया, हाँ, सैन्य रूप से इसे दबा दिया गया। लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश राज की चूलें हिला दी। कंपनी का राज खत्म हुआ, शासन सीधे क्राउन के हाथ में गया और अंग्रेजों को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर होना पड़ा। ये बहुत बड़े बदलाव थे। और शायद सबसे बढ़कर इसने भारतीय लोगों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे एकता और राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। सही कहा, इसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इसे हम आजादी की लड़ाई की पहली बड़ी कोशिश कह सकते हैं, जिसकी गूंज आगे दशकों तक सुनाई देती रही। ये महज एक बगावत नहीं थी, ये एक जागृति थी, स्वतंत्रता की पहली दस्तक। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण मोड़ भारतीय इतिहास में। इसकी कहानी हमें आज भी बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। थोड़ा रुककर 1857 ने दिखाया कि जब अलग-अलग समूह, जिनके शायद अपने अपने हित भी थे, एक साझा दुश्मन के खिलाफ खड़े होते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। लेकिन ये भी दिखाया कि अंदरूनी तालमेल, संसाधनों और एक स्पष्ट सर्वमान्य नेतृत्व की कमी क्या असर डाल सकती है। आज के दौर में जब हम अलग-अलग तरह की सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हैं, 1857 के इस अनुभव से एकता, संगठन और सामूहिक संघर्ष की जरूरत और उसकी मुश्किलों के बारे में क्या सबक